नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात करते हैं कल जो अमेरिका में वाइट हाउस में कलेश हुआ, जो जेलेंस्की के साथ में हुआ, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ में हुआ। ना तो लंच और ना मंच, बेइज्जती हुई टंच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो साथियों, सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा आज लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो पे ना कॉन्टैक्ट करते हुए मुद्दे पे कॉन्टैक्ट करें। पहला तो क्या है साथियों कि बेइज्जती क्यों हुई है उनकी। इतनी बड़ी बेइज्जती ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 28 फरवरी 2025 का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वाइट हाउस में अमेरिका से मिलने के लिए बड़े बड़े 30 मार्खा बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। उसमें एक जेलेंस्की ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जिनका जो रवैया था साथियों, वो रवैया मैच्योर रवैया था नहीं। कुछ पद हर देश में ऐसे बनाए गए हैं जिसमें एक मैच्योर व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जिस तरह से जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप साहब से बात करी, वो शोभनीय नहीं था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ साथियों? देखो, जो सबसे पहली बात तो शुरू से ही लेकर चलते हैं अपन। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। जो लोग अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों के बीच की जो बात हुई है उसके नीचे लिखा आ रहा है, वो आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेन पॉइंट कहाँ है या मुद्दा कहाँ है। सबसे पहला तो वाइट हाउस के अपने कुछ नियम हैं। जो अमेरिका का वाइट हाउस है उसके अपने कुछ नियम हैं, उनका अपना कल्चर है। तो जैसे जेलेंस्की वहाँ पे गए, उनसे बोला गया कि हमारे यहाँ का एक नियम है कि आपको कोट पैंट पहनना है और कोट पैंट पहन के ही वहाँ जाना है। तो देखो क्या है, जिस स्थिति में वो गए, शायद जीन्स टी शर्ट या लोअर टी शर्ट था। जैसे भारत की एक वेशभूषा है कुर्ता पजामा, तो वो एक आज ही की पर्टिकुलर नहीं है भाई। जो तुम्हारा यूक्रेन है ना, वो ईस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है। जो वेस्ट वर्ल्ड है तुम्हारा, वहाँ पे कोट पैंट एक शोभनीय शोभा देता है। जहाँ भी आप बैठो, उठो, बात करो, और जिसके साथ आप बैठ रहे हो, जिससे आपकी मीटिंग फिक्स की गई है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं। वो 195 देशों में, जो आज के समय में अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, 3 देश। हालांकि चाइना अपने को मानता नहीं है, पर सुपर पावर तो 2 ही है, एक तो रूस है, दूसरा अमेरिका है। रूस से तुम्हारे 36 के आंकड़े हैं, युद्ध चल रहा है, और आपकी मीटिंग किसके साथ है? राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। आपका जो तरीका है, आप देखोगे उनके बैठने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। वो एक अनमेच्योर व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा 18 से 20 साल का जो एज का कोई बच्चा रहता है ना, उसके अंदर की जो बात करने का मैनर्स रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही तरीके से। तो उनसे बोला भी गया कि भाई कुछ वाइट हाउस के अपने नियम हैं, आप कोट पैंट पहन लो, तो उन्होंने मना कर दिया। और इसको लेकर पत्रकार ने वहाँ उनकी बेइज्जती भी करी कि क्या आपके पास में कोट पैंट नहीं है? जब बोला गया तो कोट पैंट, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, देखेंगे, उससे हम तुमसे महंगे भी कोट पैंट पहनेंगे। तो ये बातें शोभनीय नहीं होती, कोई बात नहीं। और जो ट्रंप साहब हैं, वो ट्रंप साहब ने जब आप उनको रिसीव किया तो वो रिसीव करे, उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि ये पूरी तैयारी से आए हैं। तो एक थोड़ा सा हास्यपदक वो भी है। अब मैं वीडियो इसलिए डाला, उनकी जो क्लिप है ना, उसे आप बड़े आराम से देख भी सकते हैं। पहली बात तो कि एक उसकी कमर तोड़ने वाली जो बात है ना, वो यूक्रेन की ये है कि भाई आप मीडिया हाउस के सामने बैठ के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हो, और तुम भी खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और तुम्हारे द्वारा दिए गए कोई भी डिसीजन किसी देश की पूरी आबादी की दशा और दिशा तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है साथियों कि जब भी बड़े व्यक्ति, बड़े लोग कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उनका जो फ़र्क पड़ता है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे, जो जनता है वहाँ की। जैसा कि ट्रंप साहब ने बोला कि भाई मैं युद्ध कराने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पीस के नाम से जाना जाऊँ, कि भाई मेरे शांति वहाँ। उसने बोला कि आप रूस की तरफ हो। ट्रंप साहब ने बोला ना मैं रूस की तरफ हूँ, ना मैं यूक्रेन की तरफ हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की तरफ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो। युद्ध से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा।
आप 3 साल से युद्ध लड़ रहे हो, कोई निराकरण नहीं निकला। मैं यूरोप की तरफ हूँ, मैं अमेरिका की तरफ हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की तरफ हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मैं शांति चाहता हूँ। अल्टीमेटली जो ट्रंप का कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि भाई मैं युद्ध के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। और यहाँ तक कि उन्होंने, जब उनकी ये वार्ता चल रही थी, तो जो जेलेंस्की जी ने बोल दिया कि मैं 3 साल से युद्ध अकेला लड़ रहा हूँ, मैं 3 साल से रसिया के साथ अकेला युद्ध लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। तो उनको रोकने के लिए ट्रंप साहब ने बोला कि आप गलत बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग। आप, अगर हम अमेरिका साथ नहीं देता, एक मतलब, हालांकि उन्होंने जो बाइडन थे, बाइडन को इडियट राष्ट्रपति बोला कि एक इडियट राष्ट्रपति के माध्यम से आपको 350 बिलियन डॉलर की मदद दी गई, तो जाके आप 3 साल से सरवाइव कर पा रहे हो। और अकेला मदद ही नहीं, सैन्य उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट, आप उसमें सुन लेना, डिफेंस इक्विपमेंट दिए गए, सेना की मदद दी गई, रुपया दिया गया, तब जाके आप सरवाइव कर पाए हो। नहीं तो आप 7 दिन भी रूस के सामने सरवाइव नहीं कर पाते। यूक्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया। यूक्रेन ने बोला हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, बट 7 दिन नहीं, मैं 3 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाता अगर अमेरिका की मदद नहीं होती। तो भाई जब आप इस चीज़ को मानते हो तो फिर बहस किस बात की। भाई आपको जो जेडी वेंस हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्हें बीच में आना पड़ा। उन दोनों के बीच का जो माहौल था, जो बात थी, वो इतनी ऊंची आवाज़ में थी कि मानो कि आप कोई कमेंट्री कर रहे हो किसी न्यूज़ चैनल की। किसी 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो बात होती है ना, देखो एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके ब्रीफ में आपको चलना पड़ेगा। अमेरिका का जो यूएस है, वाइट हाउस, वहाँ पे एक ओवल करके एक ऑफिस है, ओवल ऑफिस। वाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस है। वहाँ पे जनरली होता क्या है साथियों, कि जो भी बड़े बड़े लीडर आते हैं ना, चाहे वो भारत से यहाँ से जाओ, चाहे चीन से जाओ, चाहे वो किसी भी देश का कोई लीडर जाता है, तो उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उन 2 लीडरों के बीच में क्या बात हुई, वो उस ओवल ऑफिस में होती है। मतलब जनरली किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तो जो 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, उन दोनों के बीच में जो बात होती है, चाहे किसी मुद्दे पे हो, चाहे कोई डील हो, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो ओवल ऑफिस में होती है। ओवल ऑफिस जो है ना, वो अमेरिका के वाइट हाउस में है। तो इसीलिए उसके कुछ अपने नियम हैं, समझ गए, ओवल ऑफिस के। तो मैं क्या बोल रहा था कि कभी भी आज इतिहास में किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बात करते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चाइना के शी जिनपिंग नहीं गए, ऐसा नहीं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति गए। और तो और साथियों, एक जो सही तरीका होता है, अभी तुम्हें मालूम होगा, जो जॉर्डन के किंग वहाँ पे गए हुए थे, वो उनके पास में बैठे थे ट्रंप साहब के, और ट्रंप साहब ने उनके बैठे बैठे में एक अनाउंस कर दिया था कि मैं गाज़ा को एकदम फ्लैट करके, और मैं गाज़ा पर अपना कब्जा लेके और उसको पूर्ण रूप से बनाना चाहता हूँ। वो वहीं बैठे थे, किंग जो राजा थे उस देश के, वो वहीं बैठे थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। ये एक शोभनीय बात होती है। लेकिन जब वो अपनी उस मीटिंग से बाहर आए, तो मीटिंग से बाहर आने के बाद उन्होंने एक्स पे, मतलब जो आज ट्विटर है, उस पर पोस्ट की कि मैं इस डील से सहमत नहीं हूँ। ये एक तरीका सही होता है। ये नहीं कि आप किसी छोटे बच्चे की तरह, जिसका अंदर मैनर्स की कमी हो, लड़ पड़ो, वहीं हाथापाई पे आ जाओ। और इस बात, देखो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ना, तो वो जर्नली कि वहाँ पे हम लोगों को केवल, जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो आपको केवल मेरा मुंह दिख रहा है, लेकिन मेरे इस तरफ कितने लोग हैं वो आपको नहीं दिख रहे, है ना। तो जर्नली जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे होते हैं, हमें वो फ्रंट दिख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मीडिया होती है, उस देश की मीडिया तो रहती है, जो डोमेस्टिक मीडिया है अमेरिका की, प्लस में एडिशनल और ऑल ओवर विश्व की, मतलब वर्ल्ड लेवल की मीडिया होती है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो अमेरिका का इलेक्शन है ना, वो अकेले अमेरिका का इलेक्शन नहीं है। अमेरिका का इलेक्शन ऑल ओवर विश्व का इलेक्शन है, क्योंकि वो उसका कोई ना कोई डिसीजन पूरे विश्व पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आपको कोई बात भी करनी है, तो वो एक मैनर्स, एक सभ्यता पे। अब बात कर लेते हैं कि भाई जब बात सारी सुलट रही थी, तो मामला कहाँ बिगड़ा।
मामला कहाँ बिगड़ा कि जब जेलेंस्की और ट्रंप की बात चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की, तो जेडी वेंस बीच में आए और जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने आके बोला कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रशंसा करना करके थैंक यू तो बोलना ही चाहिए कि वो युद्ध को शांत कर रहे हैं। जनरली ट्रंप ने इसके पक्ष में बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और इसके अगेंस्ट में जो जेलेंस्की की तरफ से शब्द निकाले गए वो ये निकाले गए, बोले मैं डोमेस्टिक पीस की ही बात करता हूँ, मैं भी शांति की बात करता हूँ, पर ये शांति कैसी शांति कि जब 2014 में जब एक बार संधि हो गई थी, उस संधि के अनुसार उस समय पे जो बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, बराक ओबामा के समय पे जब हमारी संधि हुई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था ना 2014 में रूस ने, उसी समय पे ट्रंप वो थे बराक ओबामा, उन्होंने G8 कंट्री हुआ करती थी, G8 से रसिया को बाहर कर दिया था और G7 कंट्री बना दी थी। तो बराक ओबामा थे। उसके बाद जब उनकी एक दूसरे में जो संधि हो गई थी, उस संधि को तोड़ते हुए 2022 में फिर से हमला कर दिया रूस ने, और कम से लगभग 20 से 25% जो हिस्सा है ना, वो आज रूस के कब्जे में है। तो ऐसा ही नहीं कि भाई अकेले इस बीच में कोई राष्ट्रपति नहीं आए, बराक ओबामा थे, बराक ओबामा के बाद में फिर से ट्रंप की सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप के बाद फिर जो बाइडेन की सरकार आई, और जो बाइडेन के बाद फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। अब सरकार तो 4 हैं, 4 बार सरकार आ चुकी है, जा चुकी है, लेकिन वो कैसी संधि जो वो 2014 में संधि हुई, उसके बाद उन्होंने 22 में फिर हमला कर दिया, तो आप कैसी डिप्लोमेटिक की बात कर रहे हो, कैसे राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहे हो। साथ में उन्होंने ये बोल दिया कि जो ट्रंप के साथ में बोला कि ये तुम हमारी परिस्थिति को क्या जानो, क्योंकि तुम अभी गए तो हो नहीं यूक्रेन। तो जो जेडी वेंस थे, जो उन्होंने उपराष्ट्रपति को ये शब्द बोले थे कि आपको नहीं मालूम है युद्ध में कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो जेडी वेंस ने बोला कि देखो मैं गया तो नहीं हूँ, पर मैंने वॉच किया है, देखा है, और मैंने पढ़ा है कि बहुत सिचुएशन गंभीर है, और आपके यहाँ पे क्या है, मैन पावर की बहुत कमी है। मैन पावर मतलब देखो, मैन पावर को बिजली वाली पावर की बात नहीं चल रही। जर्नली जब भी किसी देशों के बीच में युद्ध होते हैं तो उनमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो सैनिक हुए, उसके अंदर कुछ सपोर्ट करने वाले लोग हुए, कुछ हर तरह के, तो ऐसा देखा गया है। अब वो क्या सही है क्या गलत है, देखो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता चैनल पे। ऐसा देखा गया है कि जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी यूक्रेन युद्ध के लिए आगे कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आई कि आपके यहाँ पे मैन पावर की कमी है, मतलब युद्ध के लिए आदमी पर्याप्त नहीं है, और आप युद्ध हार रहे हैं, इसलिए आपको तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने से अच्छा है कि आप इस युद्ध को शांत करो। और आपके लिए इस बात की सराहना है, ऐसा ट्रंप साहब ने बोला कि आप जो अपने रियल अर्थ मटेरियल्स हैं जो अमेरिका को देने के लिए राजी हुए हो, क्योंकि उसकी अमेरिका को आवश्यकता थी, और जो आप कर रहे हो वो गलत है। और ऐसा उन्होंने बोला, 2 बार बोला कि भाई देखो युद्ध में कुछ नहीं रखा, बाद में इसका जो फैसला है ना वो हमें डिप्लोमेसी से निकालना पड़ेगा, और आपके पास में पत्ते नहीं हैं, आप एक कमज़ोर हो चुके हो। ट्रंप ने ऐसा बोला कि आप कमज़ोर हो, और आप कहीं ना कहीं अगर युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो तो इस युद्ध को आप तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाना चाह रहे हो, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि शांति। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ पक्ष आपके हों, कुछ पक्ष इनके हों, और उसके बाद ही मामले को समझे। तो वो ट्रंप साहब ने बाइडेन से उनसे बोला, जेलेंस्की से, कि भाई मैं शांति का पक्षधर हूँ, मैं चाहता हूँ कि शांति रहे। एक बात और देने वाली है, जो रूस की तरफ से जो बयान आया, रूस के जो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत बड़ी सर्वमान्य बात है कि जेलेंस्की को उन्होंने वहाँ थप्पड़े नहीं लगाए, क्योंकि जिस तरह से उनका बर्ताव था, जिस तरह से उनका बात करने का तरीका था, उन्होंने इस चीज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा, उपराष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि आप हमारे यहाँ पर के आकर के आप हमारी अपमान कर रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, और जो कि हमें बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, आपको ऐसा करना गलत है। और ये चीज़ें शोभा भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? आप उनके फैसले से एग्री डिसएग्री हो सकते हो, गलत सही हो सकते हो, लेकिन एक दायरे में, क्योंकि आपके सामने अनेकों देशों के मीडिया हाउसेस बैठे हैं,
आपकी जो दोनों के बीच की बात है, आप जिस डील को लेकर गए हो, वो ऑल ओवर विश्व में छाएगी। और आज अगर देखा जाए ना, चाहे तो हैशटैग आप फेसबुक पर देख लो, चाहे आप यूट्यूब पर देख लो, चाहे आप जो है ट्विटर देख लो, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसका? जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की तीखी बहस। क्यों? वाई? और पहली बात तो अगर देखो, जैसा अभी एक जरा सा बयान चल रहा है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को साइबर मदद मिलती थी ना, वो बंद कर दी है। अभी की खबर है ये। साइबर मदद क्या होती थी साथियों? साइबर मदद के जरिए यूक्रेन के तरफ होने वाले हमले या कहाँ क्या चीज़ सिस्टम समझ में आ रहा है, किधर से सैनिक बढ़ रहे हैं, किधर घट रहे हैं, किधर की डेंसिटी ज़्यादा है, किधर की कम है, या किधर ज़्यादा उन्हें खतरा है, तो इस चीज़ की जो सुविधा है ना, वो यूक्रेन को प्रोवाइड करती थी जो अमेरिका की साइबर एक टीम थी। तो अभी जो साइबर मदद थी वो रोक दी गई है। इतना ज़रूर है कि अमेरिका के मदद के बिना यूक्रेन का लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखने बात ये है कि अब उसके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो गए हैं। जो यूरोप है, यूरोप पूरे का पूरा जेलेंस्की के पक्ष में है, मतलब उनकी तरफ है। क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई अगर जिस तरह से ये सौदा हो रहा उस तरह से हुआ तो कल के दिन जो हमारा पोलैंड, हंगरी है, इन पे भी खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है इंटरनली यूक्रेन के साथ हैं वो लोग, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन साथ इसलिए नहीं रह पाएंगे। तो उसका साथियों कारण ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका इनका लीडर है, और अगर अमेरिका ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया तो ये लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। अब कल होने वाली जो मीटिंग है, कल एक लंदन में मीटिंग होने जा रही है, उसमें 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों को शामिल किया गया है। 12 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे। अब उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या जो नाटो के या यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो जेलेंस्की यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे, ये देखने योग्य होगा। अगर वे मदद जारी रखेंगे तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई अगर आपको हमारे से शांति की बात करनी हो तो आ जाना, नहीं तो आपका हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। ऐसा क्यों बोला? उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि भाई इस व्यक्ति के साथ में व्यापार करना मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी अपनी चला रहा है और ये आज अपनी जो जनता है उस देश की, उसको युद्ध की ओर धकेल रहा है और इतनी जनता का मूर्ख बना रहा है। ये खुद मूर्ख व्यक्ति है, ये समझ नहीं रहा युद्ध 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 चिल्ला रहा है। युद्ध के लिए ना तो उसके पास सैनिक हैं, ना युद्ध के लिए इसके पास पैसा है, ना युद्ध के लिए इसके पास हथियार है, और ना युद्ध के लिए इसके पास में ऐसा कुछ है जिससे ये तुम्हारा उसकी मदद बिना यूएस की मदद के खड़ा हो पाएगा। अब उसने जो जलाने वाला काम कर दिया वो ये कर दिया, उसने ट्रंप साहब के मुंह पे ये बोल दिया कि इस बात का अभी आपको एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो क्षेत्र में वो लगा हुआ है समुद्र, तो समुद्र लगने के चक्कर में अभी आपको कोई युद्ध का किसी का कोई खतरा है नहीं, लेकिन भविष्य में आपको इसका भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब ये समझ लो डोनाल्ड ट्रंप को एक मिर्ची लगने वाली बात थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई अभी आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप हमें ज्ञान दो, अभी आप ऑर्डर देने की सिचुएशन में नहीं हो कि आप हमें ऑर्डर दे के ये बोलो कि भविष्य में अमेरिका को खतरा है या नहीं है, वो सेकेंडरी है। अभी फर्स्ट तो ये है कि आप युद्ध हार रहे हो, आपके पास पत्ते नहीं हैं और आपको एक समझौता का दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है कि आप बिना समझौते के बात को बिछा लो। लेकिन बाइडेन है तो उन्होंने बाइडेन के पक्ष में एक कभी रैली की होगी, वो भी उन्होंने बोल दिया। जेडी वेंस जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला कि आपने हमारे विपक्ष में आके एक रैली की थी, वो उन्होंने स्पष्ट बोला, वो एक अलग चीज़ है। बाकी आपने थैंक यू नहीं बोला। देखो होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो जर्नली एक थैंक यू पे अटक गए। उन्होंने बोला कि आपको अमेरिका का थैंक यू करना चाहिए कि आपका जो युद्ध है वो शांत करा रहे हैं और पीस समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने थैंक यू तो किया नहीं, उल्टा और आप उलझने की बात कर रहे हो। और देखो आप खुद देखने में लगेगा, आप इससे पिछली जितनी भी व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है आप प्रत्येक राष्ट्रीय अध्यक्ष की उठा कर देख लो, ऐसा नहीं कि अकेला ही ये गया है। इससे पहले तुम्हारा अमेरिका में भारत के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तुम्हारा
चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं, तुम्हारा दुबई के, हर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप मीटिंग उठा कर देखो, उनके बात करने का तरीका देखो। और साथियों इसीलिए कहा गया है कि जो बड़े पद होते हैं ना, जो किसी देश की दशा और दिशा तय करते हैं, उन पदों के ऊपर एक मैच्योर व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कब क्या डिसीजन ले लें। जेलेंस्की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में एक वहाँ की एम्बेसडर गई हुई थी, जब उन दोनों के बीच में वार्ता चल रही थी, बात चल रही थी, तो उन्हें ऐसा माथा पकड़ के बैठना पड़ा। किसको? जो वहाँ पे एम्बेसडर गई हुई थी। क्यों बैठ लिया वो माथा पकड़ के? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और इसकी कितना ही बुरा भरजाना भुगतना पड़ेगा ये यूक्रेन खुद ही जानता है। और जेलेंस्की, देखो पहली बात तो एक तो आदमी ऐसा रहता है, एक आदमी ऐसा रहता है, तो जेलेंस्की वहाँ ऐसे गए थे, भाई पर्सनली अमेरिका से आप मदद लेने गए हो, है ना, और आपकी अगर कोई समझौता करा रहे हो, चलो यहाँ तक भी ठीक है कि आप युद्ध पे सहमत नहीं हो, आप बोल रहे हो कि हम कंटिन्यू रखेंगे, पीस की डील पे गए हो, लेकिन आप वहाँ जाके इस तरीके से बात कर रहे हो, नहीं नहीं, वो शोभनीय है ही नहीं बिल्कुल भी। और ऊपर से आप देखो, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो 80 साल का व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, और तुम 50 साल के, मान लो 50 साल के हो, 30 साल का गैप है एज में, तो आपको जिससे आप बात कर रहे हो कम से कम ये तो बात करनी चाहिए कि भाई मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। और जितनी बेइज्जती जेलेंस्की की हुई है ना, इसकी इतनी बेइज्जती इतिहास में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हुई। ऐसा भी बताया जाता है कि वो तो देखो इंटरनली है, ये स्पष्ट चीज़ें सामने तो आती नहीं है, कि जेलेंस्की को किक मार के व्हाइट हाउस से बाहर किया गया है, या लात मार के बाहर किया गया है। वो बाहर तो आती नहीं है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, ये तो सबके अपने अपने फैक्ट हैं, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि भाई लात मार के किया है नहीं किया है, क्योंकि यूएसए एक लीडर है। एक समय हुआ करता था, सब समय समय का खेल है, जब ब्रिटेन पूरे विश्व पे राज करता था, ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज रूस और अमेरिका और चाइना, इन 3 सुपर पावरों के अंदर एक तो अमेरिका और एक रूस और चाइना, जाहिर सी बात है। और एक मुद्दा और सामने आया कि रूस ने अपने जो रियल अर्थ मटेरियल्स हैं उनको अमेरिका को देने के लिए हाँ कर दिया है। उन्होंने बोला कि अगर आपको रियल अर्थ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आपको रियल अर्थ मटेरियल चाहिए तो आपको रूस दे देगा। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा बोल करके पहला तो चौंका दिया है उसने, किसको? चाइना को, क्योंकि चाइना हमेशा उसको साइड हीरो मान के चलता था रूस को, क्योंकि चाइना इस बात को स्पष्ट कर चुका था, वो कभी विचार भी नहीं आया उसके मन में कि कभी रूस और अमेरिका दोनों साथ हो जाएंगे। और आज अमेरिका के साथ डायरेक्ट डील का सौदा करके रूस ने कहीं ना कहीं चाइना को चौंका दिया है। कि चाइना क्या चाहता था? चाइना ये चाहता था कि भाई कभी भी रूस और अमेरिका तो साथ होंगे नहीं, और उन्होंने बोल दिया कि अगर यूक्रेन आपको रियल अर्थ मटेरियल्स देने से मना कर रहा है तो मैं आपको रियल अर्थ मटेरियल्स दे सकता हूँ। किसने बोल दिया है? रूस ने। मतलब क्योंकि आज अगर अमेरिका किससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है ना, रियल अर्थ मटेरियल्स, तो वो खरीदता है तुम्हारा चाइना से। अब कहीं ना कहीं अगर रूस से इनकी डील हो जाती है ना अमेरिका की, तो चाइना के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है ना वो घट जाएगी। अब आने वाली जो चीज़ें हैं, आने वाली जो 2-3 दिन है ना, उन चीज़ों पर, घटनाओं पर नज़र डालनी होगी। पहली तो कि कल जो लंदन में मीटिंग होने जा रही है उसमें जो यूरोपियन यूनियन है ना उसका पक्ष क्या रहता है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या वो यूक्रेन को मदद देना जारी रखेंगे? और अगर नहीं देंगे, हालांकि जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं ट्रूडो, उन्होंने भी बोला है कि हम यूक्रेन के साथ में हैं, पर लेकिन कब तक भाई, एक सीमा तक। अमेरिका के ये पिछलग्गू देश हैं, ये कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो नाटो के सदस्य हैं। हालांकि जो टर्की की तरफ से बयान आया है वो एक समझदारी भरा है। टर्की ने भी बोला है कि यार देखो, हम चाहते हैं शांति, कि हम चाहते हैं कोई एक सभा ऐसी बुलाई जाए जिसमें सारे अध्यक्ष बुलाए जाएं और उसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे ये बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं ये ना हो, और उसकी जो शुरुआत है ना वो यूक्रेन से की जाए। तो एक टर्की हालांकि उलझा पुलझा रहता है लेकिन उसने जो ये बात की है वो ठीक है। अब देखने लोग की जो बात है ना साथियों, वो ये है
कि अगर रूस ने यूक्रेन के इस विषय को देखते हुए यूक्रेन के ऊपर और हमले तेज कर दिए तो क्या यूक्रेन सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि ये चीज़ तो ओपनली हो चुकी है कि अब जो भी युद्ध लड़ना है यूक्रेन को स्वयं लड़ना है। अमेरिका तो उसका सपोर्ट करेगा नहीं। अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या यूक्रेन अपने बदौलत युद्ध को आगे कंटिन्यू कर पाएगा? या अगर कंटिन्यू नहीं करता तो उसके पास में ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है उसके पास में सरेंडर करने का। अपने आप को सरेंडर करेगा या फिर से जा कर के अमेरिका में डील पे साइन करेगा। डील पे तो साइन उसको करने थे, पर उसने बोला, हालांकि ऐसा वाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि भाई देखो, हमने तो इसे बोला था डील पे साइन कर दे, तू अमेरिका क्यों आ रहा है, अमेरिका आने को तेरे को क्या आवश्यकता है। लेकिन इसने बोला नहीं, मैं वहीं आकर अमेरिका आकर साइन करूँगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से इसकी मीटिंग को फिक्स किया गया। दूसरी बात कि मीटिंग होने के बाद में एक लंच फिक्स किया गया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक लंच होगा। लेकिन लंच भी कुछ नहीं हुआ, लंच कुछ नहीं खाया, सब मामला बिगड़ गया। ना तो हुआ लंच, और जो मंच था वो बिल्कुल नहीं हुआ, और बेइज्जती हो गई टंच। अब मुद्दा ये है कि देखो, अगर तुम शांति चाहते हो या शांति के पक्षधर हो तो उस शांति के बदौलत आपको देना क्या, या आपके पास में है क्या? आज जो रियल अर्थ मटेरियल्स का जो अधिकतर हिस्सा है वो तो है आज रूस के कब्जे में। जो इनके पास में रियल अर्थ मटेरियल्स का अधिक जिस तरफ ज़्यादा है, आप इस चीज़ को बाकायदा नेट पर सर्च कर लेना, गूगल पर देख लेना किस तरफ रियल अर्थ मटेरियल्स ज़्यादा है। तो जिस तरफ रियल अर्थ मटेरियल्स ज़्यादा है वो वाला हिस्सा जो है ना, वो तो ले लिया रूस ने, मतलब कब्जा कर लिया। क्रीमिया उसका अलग ही हो गया। अब जो बचा कुचा है वो अमेरिका इससे लेके मानेगा। क्यों लेके मानेगा? क्योंकि जो बाइडन है ना, वो बाइडन को भी बोल चुके हैं कि मतलब, हालांकि उनको भी मूर्ख बोला उन्होंने कि यार आप जैसा अंग्रेजी में बोल नहीं देते इस, तो उसी तरह से उसको, बाइडन को तो छोड़ो, यूक्रेन को, जेलेंस्की को अपना पीछे छुटाना भारी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि भाई जो अमेरिका पैसा देता है, हथियार देता है, उन हथियारों के बदौलत ही वो लड़ पाता है, नहीं तो उसके पास में उतना पैसा ही नहीं है। कहाँ से क्या करेगा? और दूसरा, भारत किसी के पक्ष में ऐसा अल्टीमेटली है नहीं। चाइना तो रूस के साथ है, और अगर चाइना रूस के साथ है पहले से ही, और अमेरिका भी रूस के साथ हो गया, तो जो मैं बात कर रहा था कि 3 सुपर पावर हैं और तीनों सुपर पावर एक साथ हो गई, तो अब यूक्रेन के पास क्या बचता है? यूक्रेन का जो जेलेंस्की हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो एक जुझारू नेता हैं। उनका इतिहास में नाम रहेगा कि भाई उन्होंने युद्ध को 3 साल तक खींचा, लेकिन उसके बदले क्या कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ। उनकी आज 30% पॉपुलेशन या तो मारी जा चुकी है या तो देश छोड़कर पलायन कर चुकी है। जो भूमि जो पूरे विश्व को गेहूं पर देता था, आज अगर देखें आप, हिस्ट्री उठा कर देखो तो ऑल ओवर वर्ल्ड को जो गेहूं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था वो करता था यूक्रेन। और आज यूक्रेन पर रूस ने इतनी बमबारी करी कि आज उनके पास अपने लिए भी नहीं है, पर वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो चाहते हैं युद्ध में कंटिन्यू करना। ऐसा उन्होंने वाइट हाउस में बोला कि मैं 3 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा हूँ, अकेला युद्ध लड़ रहा हूँ। तो ट्रंप साहब ने बोला कि आप अकेले नहीं लड़ रहे, आपको पीछे से डिफेंस इक्विपमेंट पर्याप्त दे रहा था अमेरिका। एक जो मूर्ख राष्ट्रपति था उसने तुम्हें $350 बिलियन की मदद कर दी। काहे के लिए? नहीं, जब हम आपको नाटो में नहीं शामिल कर सकते तो फिर युद्ध किस बात का? भाई आपकी जिद क्या है? आपकी जिद है नाटो में शामिल होना, हमें नहीं करना, क्लियर। जस्ट अब आपको किस चीज़ की झगड़ा करना है, किस चीज़ के लिए युद्ध करना है? आपको चाहिए अमेरिका की सिक्योरिटी। देखो, अगर अमेरिका की ये डील हो जाती तो कहीं ना कहीं इंटरनली सिक्योरिटी तो अमेरिका की रहती ही ना। भाई पैसा भी देता, कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी देता, और जो आपके यहाँ जो डेवलपमेंट करने के लिए पैसा मिलता है 50%। और दूसरा एक चीज़ और है, क्या है? ऐसा समझो, अगर मैंने अपना लैपटॉप आपको दे दिया, अपनी मैंने मोटरसाइकिल, कार या अपना कोई प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया, है ना? अगर आपके घर में आग लगेगी तो भाई भाग के तो मैं भी आऊँगा ना। क्यों आऊँगा मैं? कभी जाना
क्योंकि मैं अल्टीमेटली आपसे ज़्यादा मुझे अपने लैपटॉप और अपने प्रोडक्ट की चिंता है। तो जब अमेरिका की कंपनी वहाँ निवेश कर रही है, अमेरिका की कंपनी वहाँ से खनिज निकाल रही है, रियल अर्थ मटेरियल्स निकाल रही हैं, तो इतनी तो श्योरिटी इंटरनली होगी ना कि भाई हमले तो कम होंगे। और हमले क्या हो तो शांति हो जाएगा। जब वो रूस से उनकी बात हो ही जाएगी, आगे कभी ऐसा कोई विवाद होगा नहीं। उस चीज़ को रूस भी मानने के लिए तैयार है। और ये इंटरनली कहीं भी इस चीज़ को आप समझो, ये जो मदद कर रहे हैं ना, इसका जो पूरा बेनिफिट जा रहा है ना, वो रूस को जा रहा है। क्योंकि रूस पहले ही बोल चुका था कि आपको जहाँ घूमना है वहाँ घूम लो, मेरे सामने कोई नहीं टिकता, ना मैं कहीं कोई लग रहा मेरे सामने। सेम हुआ। आज वो इतने दिन तक बाइडेन ने उसको हथियार दे दे कर लड़ाते रहे, और आज क्या हुआ, सरकार बदली, और सरकार बदलते ही उनकी परिस्थिति तत्काल बदल गई। जो अमेरिका एक मंच देता था यूक्रेन को कहीं भी आने के लिए, उसको बोलने के लिए आगे करता था, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो, चाहे अमेरिका में अगर आए हैं तो बाइडेन उसकी हमेशा सपोर्ट करते थे। आज वो बिल्कुल विपरीत है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो युद्ध को शांत करने के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने गाज़ा में भी आया तो गाज़ा में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि मैं जब तक आ रहा हूँ, अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ तो मैं अपने हिसाब से शांत कर दूंगा, मैं सब मिटा दूंगा, नाम ही मिटा दूंगा यहाँ से, गाज़ा नाम का सब तहस नहस कर दूंगा। तत्काल शांत हो गया। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं, कब आएंगी, लेकिन ये देखनी होगी। ये चीज़ें इतनी मूर्खता भरा माहौल, इतनी मूर्खता से बात करना, ये आएगा आपको देखना, इतिहास में ये नाम रखा जाएगा। लोगों को जब भी कभी वाइट हाउस में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की वार्ता का नाम आएगा, तब इतिहास इन दोनों को याद रखेगा। और इन दोनों के तरीके से बात करने का जो लिहाजा था, आज इस मीटिंग के बाद अगर यूक्रेन के ऊपर बमबारी बढ़ जाती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं यूक्रेन होगा। अगर इस मीटिंग के बाद यूक्रेन के पास अधिक लोग मारे जाते हैं तो उसका यूक्रेन खुद जिम्मेदार होगा। ये चीज़ देखने होती है साथियों, देखना होगा। अगर यूक्रेन के ऊपर हमले बढ़ते हैं तो उसका जिम्मेदार यूक्रेन खुद है। अगर यूक्रेन अधिक भूमि को गंवा देता है तो उसका जिम्मेदार खुद है। इसीलिए कुछ पदों के ऊपर मैच्योर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आज अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो बड़े बड़े अपने चाहे राष्ट्रपति चाहे प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, बहुत सोची समझी, मतलब जो उनकी राजनीति होती है ना, या कहाँ क्या जवाब देना है, उसका बहुत ही सटीक जवाब होता है। और ऐसा नहीं कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और होगा। अगर जो चीज़ वो बोल रहे हैं उसका मतलब वो ही निकलता है। इन लोगों की ये काबिलियत है। तो साथियों, ये देखना होगा आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।